तो आइए आज हम लोग इतिहास अर्थात हिस्ट्री का अध्याय 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या चीज? यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या देखेंगे? महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। ठीक है। और सबसे पहले हम लोग चालू करने जा रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन चालू करने जा रहे हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न को चालू करने जा रहे हैं। तो हम लोग के सामने पहला सवाल आता है। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? क्या चीज? राष्ट्रवाद से हम लोग क्या समझते हैं? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है, यानी राष्ट्रवाद एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा परिभाषा है जो अपने राष्ट्र के प्रति लगाव रखता है, जो अपने देश के लिए मरता है, अपने देश के लिए अपना प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हैं, देश के प्रति कुछ भी करते हैं, सोच विचार तो किसके लिए करते हैं? देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लगाव और सोच रखता है कि मेरा देश आगे कैसे बढ़ेगा। वही क्या कहलाता है? वही सोच को विकसित करने वाले व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? राष्ट्रवादी कहलाते हैं। यही राष्ट्रवाद है। ये क्या है? राष्ट्रवाद है। ठीक है, सीधी याद है। राष्ट्रवाद वो होते हैं जो राष्ट्र अर्थात देश के प्रति अपना क्या रखते हैं? लगाव रखते हैं, देश के लिए सोचते हैं। यही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद कहलाता है। कोई दिक्कत? अगला सवाल आता है, मेटरनिक युग से आप क्या समझते हैं? ये बड़ी परेशान करके रखा है सवाल, बड़ी लोगों को तकलीफ देता है। मेटरनिक युग जो है 1815 से लेके 1848 का युग जो है मेटरनिक का युग कहलाता है ना। ये मेटरनिक जो है कौन है? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है। मेटरनिक कौन है? ऑस्ट्रेलिया का चांसलर है। ठीक है। तो 1815 से 1848 का युग क्या कहलाता है? मेटरनिक युग कहलाता है। इस अवधि में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखने का इसने क्या किया था? प्रयास किया था कि हम पुरातन व्यवस्था अर्थात राजशाही को ही बना के रखेंगे। इसने ये नेपोलियन बोनापार्ट को सलाह दिए थे, नसीहत दिए थे कि आप शासन किए कर सकते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कीजिए, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया था कि फ्रांस या यूरोप में क्या कर दिया था? राजशाही को खत्म करके क्या लोकतांत्रिक देश बनाना चाहते थे। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि आप सत्ता पे शासन कीजिए लेकिन परिवर्तन नहीं कीजिए, मेटरनिक ने। और जो नेपोलियन बोनापार्ट 1789 से स्टार्ट किया था, कौन? राष्ट्रवादी। कौन चालू किया था? राष्ट्रवादी जो चालू किया था उसने 1815 तक राष्ट्रवादी का लागू रखा। लेकिन क्या हुआ कि मेटरनिक साहब जो आए, कौन आए? मेटरनिक साहब और 4 आदमी मिलके, कौन कौन? रूस, इसके बाद कौन? ब्रिटेन और परसा और कौन? ये ऑस्ट्रेलिया। ये चारों ने मिलके क्या किया? एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था? जिस संगठन का नाम क्या था? हाँ, वियना कांग्रेस ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि मेजिनी कौन था? ये भी सवाल खूब पूछता है ना। मेजिनी कौन था? तो मेजिनी जो है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, है ना। इटली के एकीकरण में पूरी तरह से इन्होंने दिमाग लगाया कि हम इटली को एक बनाएंगे। एकीकरण करने में था।
तो एकीकरण का मसीहा, जो इटली के एकीकरण का मसीहा कौन थे? किसे कहा जाता है? मेजीनी को। वह साहित्यकार भी थे, यानी कि वो साहित्य किताब भी लिखते थे, गणतांत्रिक विचार का समर्थक थे। क्या थे? गणतांत्रिक, यानी कि वो चाहते थे एक संविधान के द्वारा शासन चले। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा शासन चले, गणतांत्रिक तौर पे क्या चले? शासन चले। ये मेजीनी का कहना था। और वो क्या थे? एक सेनापति थे। तो पूछेगा मेजीनी कौन था? तो मेजीनी इटली का क्या थे? एक मसीहा थे, और वो साहित्यकार भी थे, और गणतांत्रिक विचार के समर्थक थे, और एक क्या थे? सेनापति थे। क्या थे? सेनापति भी थे। कोई दिक्कत? अगला सवाल आता है, जर्मनी के एकीकरण में बाधा क्या था? यानी कि जर्मनी का एकीकरण जो होना था लेकिन नहीं हो पा रहा था, दिक्कत क्या हो रहा था? जर्मनी का एकीकरण करने में दिक्कत हो क्या रहा था? तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहला बिंदु था कि जर्मनी जो था विखंडित था, कई राज्य में टूटा हुआ था। कई राज्य में क्या था? टूटा हुआ था। और सभी राज्य में राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक विषमता थी। विषमता का मतलब अलग अलग विचार था, है ना। सभी का क्या था? जितना राज्य था, लगभग 300 राज्य में लगभग जो है कितने राज्य में? 300 राज्य में जर्मनी टूटा हुआ था। और सभी राजा जो थे, 300 राज्य के जो राजा थे, उन सभी के विचार जो थे क्या थे? अलग अलग थे। राजनीतिक कानून व्यवस्था अलग था, सामाजिक व्यवस्था अलग था, धार्मिक व्यवस्था, कोई हिंदू है तो कोई मुस्लिम है तो कोई सिख है, कोई यहूदी है, सब इसी तरह से अलग अलग विचार के जो थे, यही विषमता के कारण वो एक नहीं हो पा रहे थे। और दूसरा कारण क्या था कि ऑस्ट्रेलिया का इन राज्यों पे क्या था? प्रभाव था। ऑस्ट्रेलिया इस पे दबाव बनाता था, सभी से सबको लड़ाने में रहता था। और ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव के कारण मुख्य ऑस्ट्रेलिया जो था क्या था? एकीकरण का विरोधी था। ऑस्ट्रेलिया क्या था? एकीकरण का विरोध करता था कि हम एक होने नहीं देंगे, हम तोड़ के रखेंगे। तो इसी कारण से ऑस्ट्रेलिया की भी मुख्य भूमिका थी, बाधा थी कि ऑस्ट्रेलिया भी एक नहीं होने देते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है, ये सवाल थोड़ा सा लगेगा सबको अटपटांग है लेकिन आसान है। कहता है, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई थी? और जब बुलाया गया तो इसका रिजल्ट क्या निकला? जब बैठक हुआ तो बैठकी में कोई फैसला होता है ना, तब फैसला क्या हुआ? पहला सवाल कहता है कि आखिर बुलाया क्यों? जब बुलाया तो फैसला क्या हुआ? दोनों सवाल एक साथ पूछा है। तो सबसे पहले बुलाया क्यों है ये चीज देखते हैं कि 1848 में आहुति इस संसद में पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मन राष्ट्र का राजा बनाने की पेशकश की, है ना। क्या किया था कि आहुति जो है 1848 में, आहुति राज्य जगह का नाम है, वहां जो है पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मन का राष्ट्र का राजा बनाना चाहता था। यानी जर्मनी जब एकीकरण हुआ, जर्मनी का कौन सी हुआ? एकीकरण जब हुआ 1848 में, हुआ है ना 1848 में, तो पूछेगा जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? पूरा 1848 में जब जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो जर्मनी में ही एक जगह है जहां आहुति पर्सा है। कौन है? पर्सा है। तो उस पर्सा के राजा थे फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। उसको चाहा कि पूरे जर्मनी का राजा हम बना दें, है ना। इसीलिए फ्रैंकफर्ट की संसद की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन उसमें फैसला ये हुआ, पेशकश की, लेकिन उसमें क्या हुआ? इसे अस्वीकार कर दिया, इसको राजा बनने नहीं दिया गया। ठीक है। अगली सवाल है कि फ्रांसीसी क्रांति का कारण क्या हुआ? आखिर शुरू में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस में क्रांति किया, राष्ट्रवाद आंदोलन चलाया, इसका क्या कारण था? वजह क्या रहा था जो आंदोलन हुआ? आखिर आंदोलन का मुख्य कारण क्या था?
तो उत्तर है कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण था राजनीति। कौन कौन थे? राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक। 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुआ, इनके 4 मुख्य कारण थे। क्या चीज? राजनीतिक व्यवस्था सही से नहीं चल रहा था, जो राजा था वही राजा रहेगा, पहला रीजन ये था। दूसरा क्या था? समाज को राजा देखता नहीं था, समाज में एकता बनने नहीं देता था। तीसरा कारण क्या था? कि पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति गिर रहा था। कहां का? फ्रांस का आर्थिक स्थिति चौपट हो रहा था। चौथा कारण था बौद्धिक धर्म, वहां बौद्ध धर्म को के साथ अन्याय होता था। इसी कारण से क्या हुआ? वहां आंदोलन सबने मिलके छेड़ दिया, है ना। और लुई 16वां निरंकुश शासक, अयोग्य शासक था, निरंकुश था, यानी कि किसी पे कोई दबाव नहीं था, अपने मन से जो चाहता था वो करता था, है ना। अपने भलाई के लिए मरता था, जनता को कुछ हो जाए इससे कोई मतलब नहीं था। और अयोग्य था, वो राजा के लायक था ही नहीं। जब किसी को देखता ही नहीं है तो राजा के लायक है? राजा के लायक नहीं था, वो अयोग्य था। समाज वर्ग में विभेद पर आधारित था, वो जो था समाज में लड़ाता था, समाज में आदमी लड़ाते रहता था। और क्या था? तथा अर्थव्यवस्था दयनीय हो गई। पैसा तो आर्थिक सूर्य में हम लोग देखें कि आर्थिक स्थिति सबसे चौपट था, फ्रांस का हो गया था 1789 में। इन परिस्थिति को देखते हुए वहां के दार्शनिक क्रांतिकारी लोग सबने समझा कि अब आंदोलन करना होगा, उसे अवश्य बना दिया। अवश्य संभावित अब आंदोलन हम लोग करेंगे इसके खिलाफ। किसके खिलाफ? 4 चीज के खिलाफ। एक क्या? राजनीति अच्छा नहीं है, सामाजिक स्थिति खराब होते जा रहा है, और आर्थिक कमजोरी है, और क्या है? धार्मिक भी लड़ाई हो रहा है, बौद्ध को देखा नहीं जा रहा। इस चारों के कारण राजा को क्या कर दिया? अयोग्य घोषित कर दिया। वो निरंकुश शासक था, इसलिए उसके खिलाफ क्या कर दिया? सबको मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। ठीक है, आप लोग को याद हो गया होगा शायद। ठीक है, अगला सवाल हम लोग का आता है, फ्रांस क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? आखिरी फ्रांस, ये तो देखे हम लोग ना रहे, ये सवाल डबल बार हो गया है। चलिए अगला सवाल है, 7 नंबर का सवाल छूट गया है, 6 नंबर का सवाल डबल बार आ गया है। चलिए देखते हैं आगे। 8 नंबर का कहता है, 848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण का उल्लेख। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के कारण का उल्लेख करना है। कितना का? 1848 में भी क्रांति हुआ था मेटरनिख के खिलाफ। किसके खिलाफ? मेटरनिख के खिलाफ। मेटरनिख के खिलाफ जो 1848 में क्रांति हुई, इसका कारण क्या था? तो हम लोग कारण को देखते हैं। पहला कारण था लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो प्रतिक्रियावादी एवं सुधारों का विरोधी था। लुई फिलिप जो था, वो जो लुई फिलिप का प्रधानमंत्री गीजो जो था, लुई फिलिप वहां का राजा था। कहां का? फ्रांस का। फ्रांस का राजा कौन था? लुई फिलिप था। और वहां का प्रधानमंत्री कौन था? गीजो। कौन था? गीजो। तो गीजो जो था वो प्रतिक्रियावादी था और सुधारों का विरोधी था, यानी कि वो चाहता था कि सुधार ना हो, है ना। स्थिति खराबे है तो खराबे है ना। तो वो सुधार का कोई व्यवस्था नहीं जानता था और विरोध करता था। सुधारवादी डाल के नेता थेयर्स ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, ये तो जो था गीजो, ये गीजो सुधारवादी का विरोध कर रहा था, लेकिन वहीं के एक सुधारवादी नेता था जो चाहता था कि सुधार हो, है ना। स्थिति जो खराब है वो क्या हो? सुधार हो। उस नेता का नाम क्या है? थेयर्स। क्या नाम था? थेयर्स। थेयर्स ने क्या किया? 22 फरवरी 1848 को पेरिस में, कहां में? पेरिस में, फ्रांस में एक जगह है पेरिस, पेरिस में सुधार भोज आंदोलन चलाया, आयोजन किया। कौन क्या किया? सुधार भोज आयोजन किया।
राजा ने इस पर रोक लगा दिया। उसने कहा कि हम एक भोज करेंगे जिसका नाम रहेगा सुधार भोज, है ना, यानी कि सबको मिलकर बैठक करेंगे, उसमें सुधार का व्यवस्था करेंगे। तो राजा ने क्या किया, इस चीज पे क्या कर दिया, रोक लगा दिया। कहा कि नहीं, ये सुधार भोज आयोजन जो है हम नहीं होने देंगे। किसने, लुई फिलिप ने। किसने कहा, लुई फिलिप ने कहा कि हम ये आंदोलन नहीं होने देंगे। इसी के विरोध में पेरिस में प्रदर्शन कर दिया, जुलूस निकाल दिया। क्या कर दिया, लोग ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के लिए जुलूस तो निकालना पड़ेगा। जुलूस नाम तो लिया झंडा और चल दिया रोडे रोड, इधर पूरा बाजार घूमने के लिए। उसी को क्या कहते हैं, जुलूस कहते हैं। जुलूस निकाल दिया और इस पर पुलिस ने गोली चला दिया। जुलूस जो निकाला, पुलिस का काम है रोकथाम करना। राजा ने आदेश दिया कि जाओ सबको क्या कर दो, मार दो। गोली चला दिया सब पे, गोली चला दिया, जिसमें लाखों लोग, अनेकों लोग मारे गए, है ना। और क्रुद्ध जनता ने लुई को गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भागने पे विवश कर दिया। अब जो जनता मरेगा गोली चलने से, स्थिति तो खराब होगा। सबको मिलकर जाके राजे को कुटना शुरू कर दिया। अब सोचा अब तो हमको मार देगा। कौन सोचा, लुई फिलिप। अब सोचा मार देगा, छोड़ा राजगद्दी और कहां भाग गया, इंग्लैंड। कहां चल गया, इंग्लैंड। जैसे कि इधर हम लोग देखे बांग्लादेश का प्रधानमंत्री को जब वहां कूटने लगा हसीना जी को, तो भाग के कहां चला आई, भारत। अभी तक भारत में है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रेलिया ने क्या भूमिका निभाई। बड़ी सवाल पूछता है, ये सवाल बड़ी तंग करता है। नहीं करता है, किसको किसको तंग करता है, ये सवाल चंदन तंग करता है। हाँ अच्छा चलिए, रिमझिम तुमको। अच्छा चलिए, ऑस्ट्रेलिया इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोधी था। सबसे पहली बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो चाहता था कि ना तो इटली का एकीकरण हो ना ही जर्मनी का एकीकरण हो। एकीकरण का मतलब क्या होता है, हाँ, एक करना, एक हो जाना। तो वो चाहता था ना तो इटली का एकीकरण हो ना ही जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है। तो वो विरोधी था, विरोध चाहता था। इसमें हम लोग दोनों को अलग अलग बारी बारी से समझते हैं। इटली को अलग से समझेंगे और जर्मनी को अलग अलग से समझते हैं, तब जाके तुम लोग को दिमाग में घुसेगा। इसमें क्या हुआ, इटली के वेनेसिया और लोम्बार्डिया पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। इटली के दो राज्य हैं जिसका नाम था वेनेसिया और लिम्बार्डी, ठीक है। कौन, वेनेसिया और लिम्बार्डी। इस पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रेलिया के पराजय के बाद उसका प्रभाव इटली पर से समाप्त हुआ। अब क्या हुआ, सेडोवा के युद्ध हो गया, है ना। 1866 ईस्वी में कहां का युद्ध हुआ, सेडोवा का युद्ध हुआ। कहां का हुआ, सेडोवा का युद्ध हुआ। और उसमें ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, हार गया और उस पर से उसका प्रभाव खत्म हो गया। तो जब इसका कुछ राजे नहीं चलेगा, राजा का, तो वो कुछ कर पाएगा। इसलिए सबको मिला जुला के एकीकरण किया। किसका, इटली का। जर्मनी का एकीकरण करने में क्या हुआ कि जर्मनी ऑस्ट्रेलिया के अधीन शक्तिहीन संघ राज्य था। जर्मनी जो है ऑस्ट्रेलिया के अधीन था। किसके अधीन था, ऑस्ट्रेलिया के अधीन था, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो कहेगा वो जर्मनी को सुनना पड़ेगा। इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ताकत नहीं था, है ना। बाहुबल रहेगा तब ना कुछ कर पाएगा, ताकत नहीं था, शक्तिहीन राज्य संघ था। उत्तरी जर्मन महासंघ की स्थापना के बाद सबसे पहले उत्तरी जर्मन ने क्या किया, उत्तरी जर्मन में क्या हुआ कि एक किया उत्तरी जर्मन को। और उत्तरी जर्मन को जब एक किया, जैसे ही एक किया, सब ने मिलके ऑस्ट्रेलिया को क्या कर दिया, प्रभाव से समाप्त कर दिया, ऑस्ट्रेलिया को हटा दिया। और ऑस्ट्रेलिया हट गया तो एकीकरण संभव हो गया। तो इसमें मुख्य भूमिका क्या था कि ऑस्ट्रेलिया वेनेसिया और लोम्बार्डिया पे अधिकार कर लिया था और उसी से इटली को एकीकरण नहीं होने देता था। और जर्मनी में क्या था, जर्मनी ताकतहीन राज्य था जिसके चलते वो कब्जा करके रखा था और स्वतंत्र नहीं होने देता था। इसीलिए उस सब ने मिलकर एक स्थापना किया जर्मन महासंघ का।
तो जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव क्या हो गया, समाप्त हो गया और एकीकरण हो गया। बाधा यही था। अब हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हो गया, खत्म हो गया। लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग के सामने आएगा कौन सा प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। कौन प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे हम लोग के सामने। चलिए देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला सवाल। आप लोग बड़ी गौर से देखिएगा भैया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है लेकिन समझने का प्रयास कीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न समझ में आया होगा आप लोग को, आया कि नहीं, हाँ आया कि नहीं। चलिए जब समझ में आ गया तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है पहला कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव। पहले तो राष्ट्रवाद लोग था नहीं, पहले तो राजतांत्रिक चलता था, राजा जो भी करेगा देश के लिए राजा करेगा और जनता को उतना मतलब था नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि लोग देश के प्रति सोचने लगे, राष्ट्रवादी बन गए। आखिर राष्ट्रवादी बनने के पीछे रीजन क्या हुआ, जब पहले लोग राष्ट्रवादी नहीं था, आखिर राष्ट्रवादी क्यों बना, है ना, इसका कारण क्या था। और जब राष्ट्रवादी बना तो फिर उसको क्या प्रभाव हुआ, उससे क्या लोगों में दिखाई हम लोग को दे रहा है। राष्ट्रवादी बनने से हम लोगों के सामने क्या प्रस्तुत हो रहा है, हमने क्या पाया राष्ट्रवादी अल्लाह के, है ना। पहला रीजन है राष्ट्रवादी आया क्या है, दूसरा रीजन क्या है, आया तो हमें मिला क्या ना। तो पहला कारण है कि आने से क्या कारण था। तो राष्ट्रवादी आने का पहला कारण था, राष्ट्रवादी आने का पहला कारण था कि राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले किसको माना जाता है, फ्रांस को। राष्ट्रवाद कहां से स्टार्ट हुआ, फ्रांस से नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था। कब, 1789 ईस्वी में। कब क्या था, 1789 ईस्वी में किया। इसने यूरोप में निरंकुशवाद के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, अर्थात फ्रांस ने क्या किया कि जितना निरंकुशवादी यानी राजशाही शासन था उसके खिलाफ जनता को कहा कि नहीं, अपने देश के लिए एक साथ ऐसा कुछ सिस्टम कानून होना चाहिए जो कि जनता की बात को सुने, है ना। हमको देश के लिए कुछ करना होगा हम लोगों को। तो उन्होंने राष्ट्रवादी की भावना जगाया सबके मन में और राजशाही की भावना का विरोध करने कहा कि राजा रहेगा तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, है ना। राजा अच्छा काम नहीं करता था, वो अपने मस्ती में रहते थे, इसलिए उसका विरोधी बताया। ठीक है, इसका प्रभाव जब फ्रांस में ऐसा कहानी हुआ तो देखा अन्य यूरोप के लोगों ने कि फ्रांस में अगर राष्ट्रवादी आता है तो हम देख रहे हैं कि देश का कुछ ना कुछ विकास होता है। इसलिए यूरोप के अन्य लोगों ने भी कहा कि हम भी राष्ट्रवादी होंगे, हम भी क्या होंगे, राष्ट्रवादी होंगे। बाद में नेपोलियन ने अपनी विजयों एवं नीतियों से राष्ट्रवादी भावना को क्या किया, आगे बढ़ाया। राष्ट्रवादी भावना को क्या किया, आगे बढ़ाया। और नेपोलियन के आधिपत्य के विरुद्ध भी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ। अब देखिए, नेपोलियन ने इस योजना को लाया और इस योजना को लाने के बाद नेपोलियन ने क्या क्या योजना लाया और अन्य जगह विकास करने का प्रयास किया। इसके अलावे नेपोलियन के अलावे भी लोगों ने राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाने का, विकास करने का प्रयास किया। मेटरनिक की नीतियों ने भी राष्ट्रवादी भावना को बढ़ावा दिया। अब लोग क्या हुआ कि राष्ट्रवादी बनने के कगार पे चला। अब मेटरनिक ने इसका क्या कर रहा, विरोध कर रहा था। जितना तुम विरोध कर रहे हो, मान के चलो कि तुम कहीं जा रहे हो, हम कह रहे हैं तुम नहीं जाओ, इसका मतलब है कि तुम सोच रहा होगा कि सर जी के मन में कोनो डाउट है तब हमको जाने नहीं दे रहा है ना, तो हम जाएंगे तो जाएंगे, वहां कुछ सर जी छुपा के रखेंगे तब ना हमको नहीं जाने देते ना। तो यही बात हुआ कि जब मेटरनिक ने कहा कि नहीं राजशाही रहेगा, राजशाही में सही है, पुरनका स्थिति बना रहेगा,
इस चीज को देख के लोगों को लगा कि नहीं भैया गलती है, राष्ट्रवादी होना चाहिए। मेटरनिक के प्रभाव के चलते, मेटरनिक का नीति क्रूरता था और उसके प्रभाव के चलते राष्ट्रवादी भावना और बढ़ गया और 1830 से 48 तक पूरी यूरोप में क्रांति हुई। 1830 से लेके 1848 तक पूरी यूरोप में क्रांति हुई, जिससे किसका निर्माण हुआ? राष्ट्रवाद का। किसका निर्माण हुआ? राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि यूनान का उदय हुआ। किसका? यूनान का उदय हुआ। यूनान पे कब्जा जो कर रखा था, और इटली का बेचारा का एकीकरण हो गया और बेचारे जर्मनी का एकीकरण हुआ ना। ये सारे एकीकरण, तो कारण क्या था कि राजशाही निरंकुश शासन का क्या करना? विरोध करना ना। वो राजा सही नहीं था, इसी के कारण उसका क्या किया इन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने विरोध किया। तो ये आप लोगों के सामने नेपोलियन देखो सीधी है, राष्ट्रवाद के कारण में नेपोलियन बोनापार्ट का भूमिका है मुख्य। नेपोलियन के बारे में तुम लोग बता दोगे, ये नहीं है कि यही रटना कंपलसरी है ना। आप लोग समझे ना नेपोलियन बोनापार्ट क्या चाहता है, तो बस समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास कीजिएगा तो फिर समस्या हो जाएगा। ठीक है, अब प्रभाव को देखिए। अब आप लोग कहेंगे हम प्रभाव को रटेंगे, कहाँ है रटने की जरूरत। राष्ट्रवादी भावना से प्रेरित क्रांतियों और आंदोलन हुए और नए राष्ट्र का उदय हुआ। पहला प्रभाव क्या हुआ कि क्रांति हुई। क्या हुआ? क्रांति यानी आंदोलन हुआ। आंदोलन होने से नए नए देश बने, नए नए राष्ट्र का उदय हुआ, नया नया देश बना। और पहला रीजन ये हुआ। दूसरा रीजन क्या हुआ कि उपनिवेश में मुक्ति आंदोलन हुए, है ना। क्या चीज? उपनिवेशियों में मुक्ति आंदोलन हुए, यानी कि जो बाहर का, जैसे हम लोग पे आके ब्रिटेन आके बस गया था, नहीं बस गया, तो ब्रिटेन आके इंग्लैंड हमारे देश पे कब्जा कर लिया। हमारे देश के जितना राष्ट्रवादी नेता सब थे उन्होंने देश को आजाद कराया। तो राष्ट्रवादी आने से तो राष्ट्र के प्रति लोगों का लगाव बढ़ जाता है, और राष्ट्रवादी के लगाव बढ़ने से देश का आजाद होना क्या हो जाता है? आसानी हो जाता था। तो इससे नया देश का उदय होता है। तीसरी बात, भारतीय राष्ट्रवादी भी इससे प्रभावित हुए, भारत के लोग भी इससे प्रभावित हुआ कि नहीं हम लोगों को अपना जो है देश को आजाद करना चाहिए ना, तो भारत को भी इससे प्रभाव मिला। तीसरा हुआ भारतीय धर्म सुधार आंदोलन के नेताओं पर भी राष्ट्रवादी भावना का प्रभाव पड़ा। भारत में जो धर्म सुधार आंदोलन था, हिंदू धर्म को सुधार करेंगे, मुस्लिम धर्म का सुधार करेंगे, जितना धार्मिक सुधार करने वाले थे वो अंग्रेज चाहता था कि ये सब लड़ते रहे आपस में, धर्म के नाम पे क्या करते रहे? लड़ते रहे, और हम क्या करते रहेंगे? कब्जा करते रहेंगे। तो इसलिए धर्म सुधार के जितना आंदोलन के नेता सब थे, धर्म सुधार आंदोलन के जितने भी नेता थे करीबी, वो सब किसमें चल गए? राष्ट्रवादी में। सब चाहता था कि नहीं अब देश को पहले आजाद करेंगे। इससे क्या हुआ कि प्रतिक्रियावादी और निरंकुश शक्ति जितना था वो क्या पड़ गई? कमजोर। इससे क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। और राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और संकीर्ण राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवादी ने किसको? राष्ट्रवादी प्रवृत्ति ने साम्राज्यवाद किसको जन्म दिया? साम्राज्यवाद प्रवृत्ति और संकीर्ण राष्ट्रवाद को जन्म दिया। पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये था। अब दूसरा 5 नंबर क्वेश्चन क्या आता है हम लोग के सामने कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त में, यानी कि सिंपल में आखिर यूनानी स्वतंत्रता जो हुआ आंदोलन, उसमें आपको संक्षिप्त में परिचय देना है। क्या देना है? परिचय देना है, विवरण देना है। तो आसान भाषा में देखिए कि 18वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की की स्थिति क्या पड़ गई थी? कमजोर पड़ गई थी। 18वीं शताब्दी में, कब? 18वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य के अंतर्गत तुर्की की स्थिति बेचारे का क्या पड़ गया? कमजोर। ऑटोमन साम्राज्य का जो ऑनर था तुर्की, वो क्या हो गया? कमजोर हो गया। और इसका फायदा उठाया कौन? यूनान के राष्ट्रवादी नेता सब। कौन उठाया? राष्ट्रवादी नेता सब ने इसका फायदा उठाया और इन्हें यूनान के बौद्धिक
आंदोलन तथा गुप्त क्रांतिकारी संगठन का साथ मिला। जो राष्ट्रवादी थे उसको किसको, बौद्धिक धर्म के जो आंदोलनकारी थे वो, और जो गुप्त क्रांतिकारी थे जो छुप के आंदोलन करते थे, वो दोनों ने मिलके राष्ट्रवादी लोगों को क्या दिया, साथ दिया, अर्थात यूनान का क्या दिया, साथ दिया। और परिणाम ये हुआ कि 1821 में मोल्देविया में व्यापक विद्रोह हुए, जिसे कुचल दिया गया। 1821 में मोल्देविया में व्यापक विद्रोह सबने मिलकर किया, लेकिन क्या किया, फिर भी तुर्की ने क्या किया, कुचल दिया। तुर्की के कुचल दिया, लेकिन फिर से मोरिया एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है कौन सी, मोरिया। ठीक है, फिर मोरिया में विद्रोह हुआ। तुर्की के सुल्तान ने इस विद्रोह को धार्मिक स्वरूप देने का प्रयास किया। मोरिया जो है वहां आंदोलन हुआ, तो तुर्की का जो ऑनर था उसने क्या किया, इसे धार्मिक स्वरूप देने का कहा कि ये धार्मिक लोग ने आंदोलन किया है, राष्ट्रवादी ने आंदोलन नहीं किया है। उसने कहा कि धार्मिक लोगों ने आंदोलन किया। उसने यही बात प्रयास किया, लोगों के सामने, जनता के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ठीक ना। तो मिस्र के शासक, इसके बाद क्या हुआ कि मिस्र के शासक पाशा मोहम्मद अली, मिस्र के शासक कौन आया, पाशा मोहम्मद अली की सहायता से उसने क्रूरता पूर्वक विद्रोह को, ये जो मोरिया में विद्रोह हुआ, ये शासक पाशा मोहम्मद अली की सहायता से ये मोरिया का विद्रोह भी क्या कर दिया, दबा दिया। ठीक ना। इससे पूरा यूरोप स्तब्ध हो गया। इससे क्या हुआ, पूरा जब इतने बड़ा आंदोलन हुआ और उसको दबा दिया, दूसरे को बुलवा के दबा दिया, इससे तो वहां के जनता को तो दिक्कत होगा, तो वहां के जनता को तकलीफ हुआ। इससे क्या हुआ, तब हुआ तुर्की के विरुद्ध ब्रिटेन, रूस, फ्रांस संयुक्त कार्रवाई के लिए तैयार हुआ। तब कुछ नेता सब गया, कहा कि आप लोग हमारा सहायता कीजिए, हम लोग को परेशान कर रहा है। तब उसके साथ आया ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, इस तीनों ने मिलकर तुर्की के खिलाफ क्या किया, आंदोलन किया। तब जाके रूस द्वारा पराजित होकर 1829 में तुर्की ने उसके साथ एड्रियानोपोल की संधि की। किसके साथ, यूनान के साथ। किसके साथ, यूनान के साथ जो है एड्रियानोपोल की संधि की 1829 में तुर्की ने। पूछेगा एड्रियानोपोल की संधि कब हुई, तो 1829 में। यूनान राष्ट्रवादी ने इस संधि को स्वीकार नहीं, कहा कि नहीं ये बात नहीं हुआ, हम इसको मन नहीं मानते हैं। तब पुनः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया का संधि हुआ। किसका, कुस्तुनतुनिया की जगह का नाम है, वहां पे संधि हुआ। तब जाके उसमें यूनान क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। क्या हो गया, स्वतंत्र एक देश बना। और वहां के राजा कौन बने, राजकुमार ऑटोमन यूनान के क्या बनाए गए, शासक बनाए गए। नेक्स्ट सवाल है, इटली के एकीकरण में मेजीनी, कावूर, गेरिबाल्डी, ये तीनों के योगदान का उल्लेख करने कह रहा है। अब यहां समझिएगा, आप लोग के सामने एक के साथ 4 क्वेश्चन याद होगा। आप लोग कहिएगा कि कैसे याद होगा। आप लोग सबसे पहले ये देखिए कि यहां क्या कह रहा है, इटली के एकीकरण में पूछेगा। पहला क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में मेजीनी की क्या भूमिका था। दूसरा क्वेश्चन अलग से पूछेगा कि इटली के एकीकरण में काबूर की क्या भूमिका था। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का क्या भूमिका या योगदान था। चौथा क्वेश्चन कहेगा कि इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर दोनों की क्या भूमिका था। कहीं पूछ दिया है यहाँ इटली के एकीकरण में मेजीनी, काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान। तो हमने क्या किया है कि सबका अलग अलग बिंदु में रखने का प्रयास किया है। तो आप लोग अलग अलग बिंदु में, जब तीनों का पूछेगा तीनों का बात रखना, एगो का पूछेगा तो एगो का बात रखना है।
अलग अलग हम लिखने का प्रयास किए हैं, इसलिए आप लोग ये अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गेरिबाल्डी तीनों ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, है ना। परिणाम ये निकल के आया कि मेजिनी जो थे, कौन, देखिए तीनों का अलग अलग आप बिंदु देखते जाइएगा। पहला बिंदु है किसका, मेजिनी का। किसका, मेजिनी का। मेजिनी जो थे, मेजिनी तरुणावस्था से ही गुप्त राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे, यानी कि जब वो छोटे ही थे उसी समय से वे गुप्त राजनीति में, यानी कि राजनीति करते थे, किसी को जानकारी नहीं था, ठीक ना। तो गुप्त राजनीति गतिविधि में भाग लेता था। वह कार्बोनरी का सदस्य बना। वो किसका सदस्य बना, जाके कार्बोनरी का सदस्य बन गया। और 1831 में उसने यंग इटली नाम का एक संगठन बनाया और 1834 में यंग यूरोप नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाया। दो गुप्तकारी संगठन बनाया, एक का नाम था यंग इटली, एक का नाम था यंग यूरोप। यंग इटली पूरा इटली के लिए बनाया गया, जबकि यंग यूरोप पूरा यूरोप महादेश के लिए बनाया गया था। तो निर्माण किया। और मेटरनिक के पतन 1848 के, मेटरनिक का पतन के बाद वह इटली के एकीकरण के प्रयास में लग गया। 1848 में जब मेटरनिक युग क्या हो गया, समाप्त हुआ, तो उसके बाद वो जो है मेजिनी इटली के एकीकरण में पूरा प्रयास किया, लेकिन वह विफल हो गया। वह क्या हो गया, विफल हो गया। जब विफल हो गया तो उसको गुस्सा उठा, तो वह बेचारा इटली छोड़ के चले गए। कौन, मेजिनी। लेकिन पूरा प्रयास किया उसको एकीकरण करने का। तब जो है एक दूसरा आदमी है जिसका नाम क्या है, कावूर। जिसका नाम क्या है, कावूर। तो राजा विक्टर एमुनुएल के मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उसने सार्डिनिया की आर्थिक और सैनिक स्थिति सुदृढ़ किया था। ये कावूर जो थे राजा विक्टर इमेनुएल की मंत्री भी थे, है ना, और क्या बने थे, प्रधानमंत्री भी बने थे। इसने सर्डिया में जब आर्थिक स्थिति खराब हुआ उसको भी सुधारा, और सेना की स्थिति जब खराब हुआ उसको भी सुधारा। किसको किसको सुधारा, सर्डिया एक जगह का नाम है। वहां जब देखा कि पैसा का मामला गड़बड़ हो रहा है इटली में और सेना भी कमजोर पड़ रही है, तो दोनों की स्थिति को सुधारा। और 1859 में फ्रांस का सहायता लिया। किसका सहायता लिया, फ्रांस का सहायता से ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। काउंट कावूर ने जो है क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस का सहायता कहा फ्रांस को कि आप मेरा क्या कीजिए, साथ दीजिए, और फ्रांस ने उसका साथ दिया और फ्रांस का सहायता लेके ऑस्ट्रेलिया को क्या किया, हरा दिया। और पराजित कर कावूर ने लैम्बार्डी पर अधिकार किया ना। वेनेस्डिया और लैम्बार्डी था ना अभी, तो वो लैम्बार्डी अपने अधिकार में किया। और मध्य इटली स्थिति अनेक राज्यों को सार्डिनिया में मिला लिया गया। अब जो और सब राज्य था उसको सार्डिनिया में जाके मिला दिया। कावूर के प्रयास से इटली के एकीकरण का महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ है। इंपोर्टेंट चरण जो है यही, लैम्बार्डिया को जो जीता और कुछ राज्य को जो सार्डिनिया में मिलाया, इससे क्या हुआ, इटली का बहुत इंपोर्टेंट काम पूरा हुआ। तब आता है गेरिबाल्डी। गेरिबाल्डी अपनी लाल कुर्ती और स्थानीय किसान की सहायता से उसने 1860 में सिसिली पर अधिकार किया था। लाल कुर्ती सेना था इसका, है ना, कौन सेना था, लाल कुर्ती। और वो तो एक किसान थे, नाविक भी थे गेरिबाल्डी, और क्या थे, एक किसान भी थे। तो किसान जो थे तो और सब किसान की सहायता लिया और 1860 में सिसिली पर अधिकार कर लिया। बाद में उसने नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया, सिसिलियों पे अधिकार किया और नेपल्स पे भी अधिकार कर लिया। इन्हें सार्डिनिया में मिला लिया गया। इसे कहाँ मिला दिया, सार्डिनिया में मिला दिया। इस प्रकार इटली के एकीकरण
का द्वितीय चरण भी पूरा हो गया। ठीक है, तो ये था तीनों का जो है योगदान इटली के एकीकरण करने में। अगली सवाल आता है कि जर्मनी के एकीकरण, इटली का एकीकरण हम लोग देखें, अब जर्मनी के एकीकरण में बेचारे बिस्मार्क की क्या भूमिका है ना, ये भी सवाल खूब पूछता है ना। तो पूछता है तो सबसे पहले जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क बेचारा ने सबसे, जैसे कि हमारे देश को आजाद करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका किसने निभाया है, महात्मा गांधी ने। उसी तरह जर्मनी के एकीकरण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया है, बिस्मार्क ने निभाया है ना। और भारत को एकीकरण करने में किसका भूमिका है, हाँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, है ना। किसका एकीकरण करने में, भारत का एकीकरण करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क इंपॉर्टेंट थे, वह परसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण करना चाहता था। जर्मनी का एकीकरण जो है, बिस्मार्क चाहता था कि हमको परसा जर्मनी में है, तो परसा का राजा को के सहायता से, किसके सहायता से, परसा के राजा के सहायता से चाहता था कि हम एकीकरण करें। उसका कहना था कि यह कार्य रक्त और लौह की नीति से ही संभव है ना। इसलिए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है ना। तो उसी तरह उसने, बिस्मार्क का कहना था कि रक्त और लौह की नीति अपनाएंगे तब जाके हम क्या कर पाएंगे, ये जर्मनी का एकीकरण कर पाएंगे। विलियम प्रथम के चांसलर के रूप में उसने सबसे पहले आर्थिक सुधार किया, है ना। पहले क्या किया, पैसा का सुधार किया बिस्मार्क जी ने। पैसा रहेगा तब ना कुछ कर पाएगा। पहले पैसा का सुधार किया तथा परसा को सैनिक दृष्टि से सुदृढ़ किया। तो वो चाहता था कि परसा से हम जर्मनी का एकीकरण कर पाए, इसलिए उसने क्या किया कि परसा में जितना सेना था उस सेना को मजबूत करने का प्रयास किया। तो सुदृढ़ करने का प्रयास किया। जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने 3 युद्ध किया। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए, एक बनाने के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किया, 3 गो युद्ध। कौन कौन, डेनमार्क का युद्ध किया, और कहा सेडोवा का युद्ध किया, और कहां का युद्ध किया, सीडान का युद्ध किया। याद रखिएगा, डेनमार्क का युद्ध किया, सेडोवा का युद्ध किया और सीडान का युद्ध उन्होंने किया। ये 3 जगह उन्होंने युद्ध किया। इसमें क्या हुआ, डेनमार्क से जो युद्ध जिस समय किया वो था 1864 की कहानी। सेडोवा से जो युद्ध किया वो था 1866 की कहानी। और सीडान से जब युद्ध किया तो वो था कब का कहानी, 1870 का कहानी। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की सहायता से डेनमार्क को पराजित कर, किसकी सहायता से, ऑस्ट्रेलिया की सहायता से डेनमार्क को पराजित कर बिस्मार्क ने सेल्सविक पर अधिकार कर लिया, है ना। ऑस्ट्रेलिया को कहा कि बिस्मार्क ने, भैया सुनिए ना, आप तो हमारे देश पे तो कब्जा करके रखबे किए हैं, काम करते हैं दोनों तो मिलके राजा खच्चर है ना। कहा डेनमार्क का राजा के बारे में बताया, कहा ये राजा खच्चर है, काम करते हैं अपना सब मिलके इसको मार देते हैं। उसने क्या किया, बिस्मार्क ने सेल्सविक पर अधिकार किया और हालस्टीन ऑस्ट्रेलिया को मिला। जब युद्ध करेगा तो पूरा राज्य जो है तुम नहीं है ना लेगा। तो जब ये डेनमार्क पे कब्जा किया तो दोनों ने मिलके तो हालस्टीन दे दिया किसको, ऑस्ट्रेलिया को, कि ले भैया तू भी खुश रहो, कनी को दे देते हैं जगह। तब इसने सेडोवा का युद्ध किया 1866 में। हालस्टीन के प्रश्न पर ऑस्ट्रेलिया परसा युद्ध हुआ। अब क्या हुआ कि ये हालस्टीन परसा चाहता था कहां मिले, जर्मनी में मिले। ऑस्ट्रेलिया तो ले लिया हालस्टीन, इसलिए परसा ने युद्ध छेड़ दिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया बेचारा क्या हो गया, हार गया। यानी कि बिस्मार्क ने क्या किया,
ऑस्ट्रेलिया की सहायता से ये डेनमार्क को हरा के हॉल्स्टीन दिया। कुछ समय के बाद 2 साल के बाद कहा क्या है भैया तू यहाँ क्या कर रहा, भाग यहाँ से, है ना। किसको कहा? ऑस्ट्रेलिया को। तो कहा ना हम कहा जाएंगे, परसा को लिया और मिलके युद्ध कर लिया। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया को मार के भगा दिया। ऑस्ट्रेलिया पराजित हो गया और हॉल्स्टीन पर परसा को मिल गया। जर्मनी महासंघ भंग कर 22 उत्तरी जर्मन राज्य का उत्तरी जर्मन महासंघ बनाया गया। अब क्या हो गया, हॉल्स्टीन को मिलाने के बाद 22 को जर्मन का 22 को राज्य क्या हो गया, एक साथ आ गया और 22 राज्य बना। उसका नाम दिया उत्तरी जर्मन महासंघ। ठीक है। इसके 4 साल के बाद 66 के 4 साल के बाद 70 में क्या हुआ कि सीडान का युद्ध हुआ। इसमें फ्रांस, पहले तो फ्रांस की सहायता लिया था, अब फ्रांसों को मारना कूटना शुरू किया, है ना। फ्रांस को जब इसने कूटना शुरू किया तो फ्रांस पराजित हो गया और बिस्मार्क ने दक्षिण राज्यों को उत्तरी जर्मन राज्य में मिला लिया और इस तरह जर्मनी का एकीकरण क्या हो गया, पूरा हो गया। अब कुल मिला के अगर आप लोग समझने का प्रयास करेंगे, कुल मिला के, तो देखिए बेचारा इसने कितना बढ़िया से फायदा किया। इसने क्या किया, पहले फ्रांस का सहायता लिया। किसका सहायता लिया? देखिए इसने पहले फ्रांस का, इधर चल गया, एक मिनट, फ्रांस का इसने सहायता लिया पहले। कहा कि फ्रांस को नहीं, फ्रांस नहीं, पहले ऑस्ट्रेलिया से सहायता लिया। ऑस्ट्रेलिया को कहा कि भैया एक काम कीजिए, डेनमार्क पे हमको कब्जा करवा दीजिए। कहा ना भाई। तो जब डेनमार्क पे कब्जा किया, कहा डेनमार्क पे जब कब्जा किया, डेनमार्क पे जब इसने कब्जा कर लिया तो डेनमार्क पे कब्जा करने के बाद इसने क्या किया, कुछ जगह दे दिया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन 2 साल के बाद क्या किया, परसा और ये क्या कहते हैं फ्रांस, ये दोनों ने मिलके क्या किया, किसको मारा, ऑस्ट्रेलिया को। कहां में मारा, कहां में मारा, सेडोवा में। कहां में मारा, सेडोवा में, शेडोवा में। इस शेडोवा में 1866 में 1866 ईस्वी में क्या किया, युद्ध किया। कहां में, 1866 में शेडोवा में युद्ध किया और ऑस्ट्रेलिया को मार के हरा दिया फ्रांस की सहायता से और परसा की सहायता से। अब आता है 1870 की कहानी। कब की, 1870 की कहानी। 1870 में क्या हुआ कि सीडान का युद्ध हुआ। कहां का युद्ध हुआ, सीडान का युद्ध हुआ। कहां का, सीडान का। सीडान के युद्ध में अब तो ये मजबूत हो गया था, उत्तरी जर्मन इसके पास था, नहीं था, तो उत्तरी जर्मन क्या पूरा सैनिक था, परसा था, पूरा ये मजबूत हो गया। तो 1870 में सीडान में इसने फ्रांस के साथ युद्ध किया। किसके साथ, फ्रांस के साथ। और फ्रांस बेचारे क्या हो गए, हार गए। और जब फ्रांस बेचारे हार गए तो इसने क्या किया, पूरा जर्मनी का एकीकरण संभव किया। तो इस तरह हम लोगों का आज क्या हुआ, क्लास खत्म होता है। हम लोगों का क्लास क्या होता है, यहीं के साथ खत्म होता है। और यूरोप में राष्ट्रवाद, इससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आप लोग इतना अगर याद कर लेंगे तो आप लोग के सामने 13 को प्रश्न है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं है। आप लोग निश्चित तौर पे इसे याद करके लाएंगे। इसी के साथ हम लोग कहानी खत्म करते हैं। धन्यवाद।